गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आदर्श ग्राम भारती शालेय परिवार में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले एक विशेष सूचना है कि आपके आसपास जो भी भाई बहन आदर्श ग्राम भारती में प्रवेश लेना चाहते हैं, कोरोना वायरस के चलते सर्वे तो नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आकर ऑफिशियल टाइम में स्कूल में मिलिए, फॉर्म भरिए और एडमिशन लीजिए। तो चलिए आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है विविधता, तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में जो डार्विन को तथ्य के रूप में जो जीवाश्म मिले उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो गलापागोस द्वीप समूह में डार्विन ने देखा कि कई प्रकार के जीवाश्म उनको मिले। उन जीवाश्म को लेकर, पूर्व जीवाश्म और वर्तमान जीवाश्म को लेकर उन्होंने बताया कि पूर्व के जीव और वर्तमान के जीव में काफ़ी अंतर नजर आया। पूर्व के जीव जैसे कि आर्माडिल्लो, जिसको वर्मी कहते हैं, वे 10 फीट लगभग लंबे थे। और आज के वर्मी की अगर हम बात करें तो एक छोटे से चूहे के समान, पेज क्रमांक 5 में चित्र क्रमांक 6 को आप देख सकते हैं, 10 फीट लगभग लंबा है वर्मी आर्माडिल्लो। और वर्तमान समय का वर्मी एक चूहे के समान दिखाई दे रहा है। तो देखिए समय के साथ साथ कैसे बदलाव आता है। समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया और पहले जो इतने बड़े थे, अब समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें बदलाव आता गया और आज एक छोटे से रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार जीवाश्मों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? जीवाश्मों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाता है। तो अगर हमको जीवाश्म मिलता है खुदाई के दौरान, तो उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि पहले के जीव कैसे थे और वर्तमान में जीव के साथ उसका क्या तुलना है, उनकी तुलना करना। और उन्होंने गलापागोस के द्वीप समूह में जीवाश्म तो मिले, साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ पे रहन सहन रहने वाले पक्षियों के बारे में उन्होंने कुछ बताया है, उसको भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का उन्होंने अध्ययन किया और 15 प्रकार के फिंच प्रजातियों का अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि जो कि हमारे देश के गौरैया के समान दिखने वाला फिंच प्रजाति अलग अलग टापुओं में रहने के कारण और अलग अलग टापुओं में खान पान खाद्य संसाधन के कारण से उनके शरीर में कुछ बदलाव दिखा। उनके चोंच में काफ़ी परिवर्तन आ गए। किसी के चोंच नुकीले थे, किसी के चोंच चौड़े थे, किसी के थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा क्यों? उनके खान पान के कारण से। खास कर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर पाया उन्होंने। जब उन्होंने इसको बताया, देखा कि इनमें अंतर, ऐसा क्या अंतर है जो उनको ये अलग कर रहा है, आश्चर्यचकित हो गए वे उनकी चोंच में जब इतनी विभिन्नता देखा। तो क्यों? उनके भोजन भी अलग अलग थे। कोई बीज खाने वाला था, कोई फल खाने वाला था, कोई कीड़े मकोड़े खाने वाले थे, कोई फूलों का रस खाते थे, कोई कंकड़ पत्थर खाने वाले फिंच थे। तो इस प्रकार उन्होंने देखा और अवलोकन किया और बताया कि हाँ, ऐसा परिवर्तन तभी आया होगा। वे इक्वाडोर से उड़ते हुए अलग अलग टापुओं में पहुंचे होंगे और उन टापुओं में अपना निवास स्थान बना लिया होगा और वहाँ के खाद्य संसाधन के अनुसार से, उनके खान पान के अनुसार से उनमें परिवर्तन, बदलाव आया होगा। तो इसको लेकर मैं और 2 टॉपिक पर चर्चा करूँगा, जैसे कि एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधता आई, जिसे सजातीय लक्षण कहते हैं। सजातीय लक्षण और समृद्धि लक्षण में अंतर क्या है, इसको मैं स्पष्ट करवाता हूँ। सजातीय लक्षण, सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी किंतु कार्य अलग अलग होता है, उसे हम सजातीय लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य और छछूंदर के जो डायग्राम चित्र क्रमांक 8 को देखिए, जंतुओं में सजातीय लक्षण को। मनुष्य और छछूंदर दोनों का हड्डी की बनावट, स्ट्रक्चर
रेडियस और अल्ना हड्डियां एक जैसी हैं, किंतु मनुष्य उसका कार्य पकड़ने में, खाना खाने में, लिखने में, पढ़ने में करता है, जबकि छछूंदर उसी का प्रयोग चलने में करता है। ओके, तो ये सजातीय लक्षण हुए। सजातीय लक्षण का मैंने क्या बताया? कार्य अलग अलग, उत्पत्ति एक जैसी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण है क्या? समवृत्ति लक्षण एक ऐसा लक्षण है जो सजातीय लक्षण से जस्ट विपरीत है। समवृत्ति लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जिसमें कि उत्पत्ति अलग अलग किंतु कार्य एक जैसा हो, उसे हम समवृत्ति लक्षण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तितली और पक्षी को देखिए। तितली और पक्षी अपने पंख का प्रयोग उड़ने के लिए ही करते हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है। कैसे? जो पक्षी होते हैं, पक्षी के 2 पैर होते हैं और जो अग्रपाद था वो पंख में परिवर्तित हुआ, किंतु तितली के जो पंख बने कहाँ से? जो रीढ़ की हड्डी त्वचा है वहां से उनकी पंख निकली है। तो उत्पत्ति अलग अलग हुई लेकिन कार्य एक जैसा। अब आगे बढ़ते हैं, चयन और विकास। चयन और विकास में हम लोग चर्चा करेंगे। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन ने इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों में चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में क्या अंतर है? कृत्रिम चयन, मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार से पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में कुछ बदलाव लाना चाहता है तो अपने इच्छा अनुसार से वह उसमें परिवर्तन लाता है, उसे हम कृत्रिम चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन, जो प्रकृति द्वारा स्वयं समय के साथ अपने आप बदलाव आता है, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। जो स्वतः ही अपने आप समय के अनुसार से अनुरूप ढल कर परिवर्तन आता है, उसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन क्या है, समझ में आ गया? ओके, तो चलिए आज का मैं होमवर्क आपको दे देता हूं कि कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर क्या है उसको लिखेंगे, सजातीय लक्षण और समवृत्ति लक्षण में अंतर लिखेंगे, और साथ में जो उदाहरण मैंने बताया उसको छोड़कर और अन्य उदाहरण बुक में दिए हुए हैं या फिर अपने से सोचिए क्या क्या है और उस उदाहरण को लिखिए। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, ऐसे पढ़ते रहिए और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको ईमानदारी के साथ करते जाइए, फेयर कॉपी बनाइए। धन्यवाद।